हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 16 तक फिनिश कर दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। लास्ट हमारे पास था कि करंट डेंसिटी क्या है और करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, इसको हमने लास्ट में देखा था। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे पास वो है लॉरेंज फोर्स, यानी कि लॉरेंज बल क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक छड़ के लिए हमने चुंबकीय बल का सूत्र भी निकालना है। तो इसमें हमारे पास दो स्टेप में है, एक पे लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन है और एक पर हमारे पास क्या है कि कोई भी आपकी एक स्ट्रेट वायर है, अगर हम उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे रख दे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी क्यू चार्ज एंट्री ले रहा है तो इस पर क्या करता है, एक फोर्स वर्क करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाली जाती है। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ रखा है कि जब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर हो गई आपके पास एंड फॉरहेड फिंगर हो गई और नेक्स्ट हमारे पास थंब हो गया, उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों। तो जो तर्जनी उंगली होती है ये हमारी किसकी डायरेक्शन को दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मध्यमा होती है ये करंट की, और जो हमारे पास अप वाली होती है ये फोर्स की डायरेक्शन को दिखाती है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं इससे। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल एंट्री लेता है तो उस कंडीशन पे उस पे दो फोर्स वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क करता है एंड मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक में हमने पढ़ा था क्या, E बराबर एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, यानी कि F बराबर क्यू ई। एंड मैग्नेटिक में हमारे पास जो फोर्स वर्क करता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसी को मैंने प्रॉपर वे में आपको कैसे एग्जाम में लिख के आना है इस पैटर्न्स को यहाँ पर ले रखा है। लॉरेंज फोर्स की अगर हम बात करें तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। फिर आगे आपने लेना है कि क्यू चार्ज है जो कि m द्रव्यमान का है और v वेलोसिटी से वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये जो होता है ना, F इक्वस टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये जो साइन है ये एंगल जो है वो इन दोनों के बीच में बनने वाला होता है, यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ कि V एंड B के बीच बनने वाला एंगल, और साइन को हम दिखाते हैं क्रॉस से। तो इसलिए मैंने Q V क्रॉस B लिया है। जब दोनों को एडिंग करेंगे तो Q आपके पास कॉमन आ गया, देन E प्लस V क्रॉस B। तो ये फाइनली हमारे पास एक नंबर पे हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, गतिमान आवेश पर बल। तो इस ये भी प्रूफ बहुत ईजी है। हमने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरो वाला एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक एल लेंथ की एक छड़ ले ली। ठीक है, क्योंकि आपको धारावाही चालक लेना है। अब इसके परपेंडिकुलर पे, इसके छड़ है, छड़ के परपेंडिकुलर पे आपका फोर्स वर्क कर रहा है। तो इस पे जो करंट कैरिंग होगा, तो जब हम देखेंगे यहाँ पर, जब हम यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग से गति करेंगे। तो उस समय एक धारा बहेगी जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ रखी है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध। तो वो रिलेशन से I बराबर एन ई वी डी आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर वे में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करेगा। वास्तव में चालक में धारा जो होती है वो किसके कारण बहती है, जो भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद हमने कहा कि अगर हम चालक के सिरे को बैटरी से जोड़ दें, अगर किसी भी बैटरी से अगर हम कनेक्ट करें तो उसमें क्या होता है कि जो छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक करंट कैरिंग आपका आ जाता है या वैद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने कहा कि सपोज हमारे पास क्या है, एल लेंथ की वायर है जिसका एरिया ए है। ठीक है, और इनके में पार्टिकल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है। तो हमने ये रिलेशन आपका चैप्टर 3 में पढ़ा है। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता भी है बार बार, कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपका एक पर्टिकुलर एक रिलेशन है।
फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि यदि हम चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र से थीटा कोण बनाए तो हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा रहे हैं। अभी पढ़ा है हमने क्यू वी भी साइन थीटा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्यू है इलेक्ट्रॉन, तो ई वी डी भी साइन थीटा। तो पूरे कंडक्टर पे यानी कि पूरे में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स के टोटल नंबर। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना है, ई वी बी डी साइन थीटा, और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब ये होता है कि पर एरिया, तो पर एरिया और पर लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं, यानी कि एन ए एल। तो जब कंप्लीटली हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे एन ई वी डी ए, इन सब की जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पर आई बी एल साइन थीटा। तो किसी भी एक रॉड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपके पास फोर्स अप्लाई होता है कंडक्टिंग कंडक्टर पे, तो उस कंडीशन पे वो फोर्स होता है एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। बस आपको यही दो चीज़ अपने माइंड पे रखनी है कि जो आई होता है उसकी वैल्यू क्या है एंड द लॉरेंज फोर्स की वैल्यू। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे हम, हमें एक फिगर दे रखा है। अगर हम इस फिगर को केयरफुली देखें तो यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस और कॉइल दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है। तो यानी कि हमें प्रतिरोध और कुंडली दे रखी है, ठीक है, स्वप्रेरण जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि चित्र में एक LCR परिपथ प्रदर्शित किया गया है, L, C और R, जिसे परिवर्तित आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया। यदि L यह है, C यह है, R यह है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन वैल्यू का चार्ट बना लेते हैं। तो गिवन वैल्यू के चार्ट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमें V की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट, क्लियर है। L की वैल्यू गिवन है 5 हेनरी, C की वैल्यू गिवन है 80 माइक्रो फैरड। अगर मैं इसको फैरड पे चेंज करूँ तो 80 इंटू 10⁻⁻6 फेरड, क्लियर है। एंड देन R की वैल्यू भी आपको गिवन है 40 ओम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने का बेस्ट वे क्या होता है कि जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं हम पहले उसका चार्ट बना लें, फिर उस चार्ट के हिसाब से हम आगे सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बढ़ें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि स्रोत की आवर्ती ज्ञात कीजिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। तो सिंपली हमें अनुनादी आवर्ती पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा, अनुनादी आवर्ती। तो हमने आपका AC सर्किट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जो अनुनादी आवर्ती होती है वो क्या होती है, अनुनादी आवर्ती। तो अनुनादी आवर्ती क्या होती है, हमारे पास F हमने पढ़ रखा है 1/2π√LC। देखो न्यूमेरिकल्स इतने इजी आते, 3 नंबर में कुछ नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, अगर जिसको फॉर्मूले याद है। तो अनुनादी आवर्ती के लिए, रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए हमने ये आपका फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो बस यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देन 1/2π को एज इट इज रहने देते हैं अभी फिलहाल। L की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड C की वैल्यू है 80। देन 5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 1 में आपके पास आ जाएगा 2π एंड 8 5 जा 40, देन 0 इंटू 10⁻⁻6, देन F इक्वल्स टू 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि प्लस का 2 है। अब अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर अगर करें तो आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है एंड 10⁻⁻4 का 10⁻�2। देन F इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, पाई की वैल्यू 3.14 एंड देन इंटू 10⁻2। देन F इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 100/4 इंटू 3.14। 55 से 2 से कट करते हैं 2 एंड देन 2 से ये 50 टाइम्स कट हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 25। तो यहाँ से F इक्वल्स टू आ गया 25/3.14। तो जब आप फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे देन 25 को डिवाइड 3.14 से डिवाइड करोगे 25 को, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा, 7.9 से हंस जाएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, यानी कि 7 या 8 टाइम्स ये आपका होगा।
3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो 24 करेंगे तो ज़्यादा आपके पास 14 ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 7 टाइम्स, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो देखो मैंने इतने ईजी वे में कंप्लीट कैलकुलेट कराया इसे, ठीक है, क्लियर। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया 7.96 हर्ट्ज। अब सेकंड पार्ट पे हम देखते हैं, अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रिजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी इम्पीडेंस के लिए। तो आप याद रखना कि अनुनाद की स्थिति पर, ठीक है, अनुनाद की स्थिति पर आपको पता है अनुनाद की स्थिति पर क्या होता है। अनुनाद की स्थिति पर एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और हमने जेड को पढ़ रखा है कि जो जेड का टोटल फॉर्मूला होता है जब तीनों सर्किट पे हो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देन अगर मैं इसकी जगह पे 0 पुट कर दूं, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, देन जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, देन जेड की वैल्यू तो आ गई आर। यानी कि हमें ये पता चला कि अनुनाद की स्थिति, ये मैंने प्रूफ करके बताया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है कि अनुनाद की रेजोनेंस की कंडीशन पे एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो जब हम वैल्यू 0 पुट करेंगे टोटल आंसर पे, तो हमें जेड की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, आर। तो इस कंडीशन, ये कंडीशन को आपको याद रखना है कि इम्पिडेंस यानी कि रिजोनेंस की कंडीशन पे अनुनाद की स्थिति पर जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। तो बस क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। हमें प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 40 दी है, तो कुछ नहीं था इसमें, एक नंबर का क्वेश्चन। तो जेड इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 40 ओम। देखो कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक एक यहाँ पर आपके 3 नंबर में है आपके पास ये क्वेश्चन, तो एक एक नंबर के हैं आपके पास। तो इतने इजी वे में आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखो इसका आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो जब हम एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब वही हो गया कि कितना उस पे करंट, आपका करंट के लिए निकालना है ना। तो देन हमने तो पढ़ ही रखा है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। बट आर यहाँ पर जब तीनों आपके रेजिस्टेंस गिवन हो तो आर को हम जेड बोल देते हैं। देन आई इक्वल्स टू, क्वेश्चन में वोल्टेज आपको 230 गिवन है एंड जेड की वैल्यू आपने 40 निकाल दी। देन आई इक्वल्स टू 0 से 0 कट करेंगे आप, तो 4 से अगर इसको डिवाइड करते तो 4 5 जा 20, 3 कैरी बची आपके पास एंड 7 जा एंड 5 जा। तो इस वाले में आपका जो थर्ड वाले का ऑप्शन का आंसर आएगा वो 5.75 एम्पेयर आएगा। तो आई होप आपको ये तीनों के तीन बहुत ईजी वे में समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 घंटे कंप्लीटली आपकी वीडियो को करूँ, क्योंकि आप खुद बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ेंगे, तो हमारे पास इनफ टाइम है, 2 मंथ कम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं बढ़ूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट वाले को आज हम यहाँ तक करेंगे, सेकंड वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बतानी है। तो पहले मैं इसके एग्जांपल्स कुछ दे देती हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप बेसिकली कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका डायमंड है, डायमंड का जो साइन है, मतलब हीरे का चमकना, और जो हमारी दरारें होती, कांच की दरारें अगर साइड से टूट जाए उनका साइन करना, उनका चमकना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, आपके एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर मैं इसकी एक प्रोसेस दे दूँ तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है, आपके अपवर्तन की कंडीशन है। तो हम यहाँ पर देखो, अगर मैं नॉर्मल वे में बताऊँ तो यहाँ पर जैसे ये है,
सिंपली इसको मैं ऐसे करके बताती हूँ, देखो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने एक, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर हमेशा सघन से विरल में जाएंगे हम। सघन से कहाँ जाएंगे? विरल में, ठीक है, डेंसर टू रेयर। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको रॉड को रखा, सपोज ये हो गई हमारी, तो क्या होता है, सघन से विरल में जाने पर ये अभिलंब से दूर हटती है। अब जैसे जैसे आप आपतन कोण के मान को बढ़ाओगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा ना। जब ये वाली लाइन इस साइड को आएगी तो ये भी तो ऊपर से ऐसे करके उठेगा ना, तो ये आपके पास ऐसे करके बेंड होगा। फिर एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये वाली लाइन तो ऐसे रहती, ये वाली लाइन ओवरलैप करना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री बनता है। अब 90 डिग्री से और ज़्यादा बढ़ा दे तो फिर ये सेकंड मीडियम में नहीं जाएगी ना, ये आपका 90 प्लस हो जाएगी, तो अप में चले जाएगी। तो इससे हम ये कहते हैं कि हम लेके तो अपवर्तन की घटना चलते हैं, लेकिन लास्ट में परावर्तन प्रूफ हो जाता है। तो इसको देखो बेसिक वे में आपने 3 नंबर में कैसे एग्जाम में करके आना है कि यह एक अपवर्तन की घटना है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी कि डेंसर टू रेयर जाती है, तो उस समय वो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। आपतन कोण को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है और एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। इस विशेष आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। 1 नंबर में डेफिनेशन भी आती है कि क्रांतिक कोण क्या है। अब अगर हम क्रांतिक कोण से और ज़्यादा बढ़ाएं तो जो वेव है, जो किरण है वो, या प्रकाश जो है वो विरल माध्यम में ना जाकर वापस सघन माध्यम में आ जाता है। तो सीधी बात आते हैं, हम सघन लेकर गए, सघन में आ गया, तो एक ही मीडियम को फॉलो कर रहा है, तो ये किसकी घटना होती है? परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की। तो यहाँ पर इसलिए उसने क्वेश्चन को आगे और बढ़ा रखा है। अगर हम देखें तो इसके 2 अनुप्रयोग बताइए या 2 शर्तें बताइए, अच्छा सॉरी, इसके 2 उपयोग बताइए। तो उपयोग हमारे डायमंड, साइनिंग और ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए, लेकिन इसकी शर्तें भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम शर्तें देखेंगे, तो शर्तें क्या हैं? किरण को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? सघन से विरल। अगर हम विरल से सघन में जाएंगे तो आपको पता है अभिलंब की ओर झुकती है, तो उस समय तो वो फिर नेगेटिव साइन को शो करना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि किरण को सघन से कहाँ जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। दूसरा आपके पास इसकी कंडीशन क्या है कि आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से लार्ज होगा, तभी वो आपकी फर्स्ट मीडियम में बेंड करेगी या फर्स्ट मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक हो गया? आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमने इसके 4 फिगर भी लिए हैं। इसमें पहले क्या है? सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटी। फिर ये, इसको आप जब इस तरीके से ऐसे बढ़ाओगे तो ये नीचे से आपके एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर यहाँ से थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। फिर एक पे क्या आएगा कि जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये नीचे वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ये ठीक है, ये बड़ा बट ये ओवरलैप कर गई, तो इसमें 90 डिग्री हो गया आपके पास अपवर्तन कोण। इसके बाद अगर मैं 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाऊं तो अब तो आपके पास ये यहाँ पहुँच गया है ना, तो यहाँ पहुँच गया, तो अब अगर इसको नीचे को बढ़ाते हो आप तो ये ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 फिगर इसके हैं। आपकी बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपका फिगर दिया है, तो मैंने इसको सेपरेट करके आपको बता के दिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों के 3 क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑप्शन, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, जिसमें हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ से हम आगे को कंटिन्यूस करेंगे। ओके।